जय हिंद साथियों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। इससे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। इसके ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, हेग नीदरलैंड या जिनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वह 15 होती है। इस न्यायालय में कोई दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। इस न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा होगी वह फ्रेंच और अंग्रेजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल राव थे। कौन थे? बेनेगल राव थे, जो भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसमें पूछा गया कि जो गीत गोविंद पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई। इसके ऑप्शन है कल्याण, जयदेव, पाणिनि या कालिदास। तो इसका राइट आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता जयदेव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, जैसे कि भगवत गीता और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। कामयानी, आंसू और लहर के हैं जयशंकर प्रसाद। मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। राजतरंगिणी के कल्याण। गीत गोविंद के हैं जयदेव। पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि इसके हैं प्रेमचंद। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इसमें पूछा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 22 अप्रैल, 9 जनवरी, 22 मार्च या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कुछ इंपोर्टेंट दिवस दिए गए हैं उनको देखते हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और कारगिल स्मृति दिवस 26 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इसमें पूछा गया कि किस राज्य की सीमा है जो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। इसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब की सीमा जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 9 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो भारत के 9 राज्यों से लगती है और ये राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। साथियों उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। क्या था नाम? संयुक्त प्रांत था। क्षेत्रफल में यह चौथा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भारत में इसका चौथा स्थान है। इसकी राज्य की भाषा हिंदी है। राज्य की पशु बारहसिंगा। राज्य की पक्षी है जो सारस या क्रोंच है। राज्य की वृक्ष है अशोक है। राज्य की पुष्प पलाश है। राज्य की चिन्ह मछली है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। इसमें पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इससे संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया गया था।
यह भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण था। पहले परीक्षण के 24 वर्ष बाद दूसरा परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को किया गया था। कब किया गया था दूसरा परीक्षण? 11 से 13 मई 1998 में किया गया था। दूसरे परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया। शक्ति 98 योजना को सफल बनाने का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को जाता है। वो है आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदरकर हैं, जिन्होंने दूसरा परीक्षण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 72। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। यह अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में निहित है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, वह अनुच्छेद 72 में निहित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वह 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन में ही दूसरे चक्र की मतगणना कराई गई थी। जो राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, उनके निर्वाचन में ही केवल दूसरे चक्र की मतगणना कराई गई थी। नीलम संजय रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। इसका ऑप्शन है ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। इसका राइट आंसर होगा, इसमें होगा साथियों क्षोभ मंडल होगा, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी। इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो इसमें सबसे निचली परत होगी क्षोभ मंडल। कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। इसके ऑप्शन गलत हो गए, मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे वायुमंडल की परतों का क्रम इस प्रकार है, जैसे कि क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल है। समताप मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। साथियों, समताप मंडल में ही सभी मौसम से संबंधित सभी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं, जैसे कि आंधी आना, बादलों की गरज, बिजली की कड़ाक और जलवाष्प आदि सभी समताप मंडल में होती हैं। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। साथियों, ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत का क्षरण जो CFC के कारण होता है, जो CFC में क्लोरीन उपस्थित होती है, उसके कारण ओजोन का क्षरण होता है। और CFC गैस है जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई डासवन से नापी जाती है, या डासवन का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ। इसमें से पूछा गया कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था। ऑप्शन है लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दिल्ली सल्तनत से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि इनका क्रम किस प्रकार है। तो पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। साथियों, लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में मुगल काल स्थापित हुआ था। गुलाम वंश को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की थी। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली एवं गुरसप्पा था। क्या था? अली एवं गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना रखने की नींव डाली। घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। दक्षिण भारत को विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है उभय अवतल, उत्तल मेनिकस लेंस, उभय अवतल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा
अवतल लेंस। लेंस जो किनारे की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। जो लेंस किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। यह प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं उन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम संबंधित है। इसमें से पूछा गया कि दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है नेटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम है जो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। जो अंबेडकर स्टेडियम है इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रह की सतह भूमिगत और हवा में उपस्थित जल को कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि ग्रह की सतह भूमिगत और हवा में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या प्रोटोस्फियर। तो इसका राइट आंसर होगा जलमंडल। ग्रह की सतह पर भूमिगत और हवा में उपस्थित जल को जलमंडल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसमें पूछा गया कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समुदाय में वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसमें से पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसका ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, थियोफ्रैक्टस या बेन ल्यूवेनहक। तो इसका राइट आंसर होगा बेन ल्यूवेनहक को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक अणु है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा एक परमाणविक अणु है। इसका ऑप्शन है ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन या फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। हीलियम एक परमाणविक अणु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, हीलियम एक परमाणविक अणु है। यह रंगहीन, गंधहीन और नॉन टॉक्सिक गैस है। यह कैसी गैस है? एक रंगहीन, गंधहीन और नॉन टॉक्सिक गैस है। यह एक नोबल गैस भी है। यह आवर्त सारणी में नोबल गैस के समूह में प्रथम गैस है। जो नोबल गैस है उसमें ये प्रथम गैस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐहोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है। इसमें से पूछा गया कि ऐहोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ऐहोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। ऐहोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। जो ऐहोल मंदिर है वह इसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग वाराणसी के कांच की मोती का संबंध किस राज्य से है। इसमें पूछा गया कि जो जीआई टैग वाराणसी के कांच का मोती है वह किस राज्य में है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो जीआई टैग कांच का मोती है वो वाराणसी है जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को टेनिस खेल के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें से पूछा गया कि किस खिलाड़ी को टेनिस खेल के लिए वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन है क्लेरेंस लोबो, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या रोहन बोपन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना को वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास के नाम से प्रसिद्ध थे। इसमें पूछा गया कि चित्तरंजन दास किस नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसका ऑप्शन है देशबंधु, लोकहितवादी, लोकमान या महामना। तो इसका राइट आंसर होगा देशबंधु। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेनानी का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें पूछा गया कि किस भारतीय सेनानी का यह नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद है? इसमें पूछा गया कि कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम या न्यूक्लियोली। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोली या उपकेंद्री। यह होता है कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी घाट की दक्षिणी सीमा क्या है? इसमें से पूछा गया कि भारत के पूर्वी घाट की दक्षिणी सीमा क्या है, या कौन है जो दक्षिणी सीमा बनाता है? इसका ऑप्शन है महेंद्रगिरी, महानदी, सेवराय या नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो वो पूर्वी घाट की दक्षिणी सीमा बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महामस्तक अभिषेक किस धर्म से संबंधित शब्द है? इसमें से पूछा गया कि महामस्तक अभिषेक किस धर्म से संबंधित शब्द है? इसका ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। महामस्तक अभिषेक है जो जैन धर्म से संबंधित एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1927 से 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसमें पूछा गया कि 1927 से 1928 में साइमन कमीशन के भारत के आने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत में साइमन कमीशन आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसमें से पूछा गया कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अंतरिक्ष ग्रह है? इसमें पूछा गया कि कौन एक अंतरिक्ष ग्रह है? इसका ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि या अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह एक आंतरिक ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों आंतरिक ग्रह कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। बाकी 4 ग्रह बहिर्ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कैसे हैं बहिर्ग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुध जो एक आंतरिक ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन है 2019, 2018, 2014 या 2015। तो इसका राइट आंसर होगा 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश और बर्मा के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसमें पूछा गया कि ब्रिटिश और बर्मा के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका ऑप्शन है गंडमांक की संधि, बियाना की संधि, यार्डबू की संधि, इससे ब्रश की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा यार्डबू की संधि। ब्रिटिश और बर्मा के बीच यार्डबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम प्रतिशत है? इसमें से पूछा गया कि वायुमंडल में सबसे न्यूनतम गैस का प्रतिशत किसका है? इसका ऑप्शन है आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? इसमें से पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिक निधि से संबंधित है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 248। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 है जो आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। इसमें से पूछा गया कि आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन है वर्ष 2015 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, 2014 में। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2014 में। आयुष मंत्रालय का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? इसमें से पूछा गया कि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका ऑप्शन है विनोद राय, शशिकांत शर्मा, बी नरहरि राव, ज्ञान प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा बी नरहरि राव। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
बी नरहरि राव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई? इसमें से पूछा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब शुरू की गई थी। इस ऑप्शन है 2010 में, 2000 में, 2005 में या 2015 में। जिसका राइट आंसर होगा 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।